हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल पे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर लास्ट 4 डेज, पर अब से ये क्लासेस वापस से रेगुलर रहेंगी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसी है कि इस क्लास के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, यानी कुछ एडिशनल हम देखने वाले हैं। रोज हम क्या करते हैं, वोकेबलरी देखते हैं पहले, वोकेबलरी के बाद मैं उस पर आपको उसी वर्ड्स पे आपको एक क्लोज टेस्ट देता हूँ जिसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हो, और फिर हम एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप फिर सॉल्व करते हो। और इसके बाद आज आपके लिए एक एडिशनल चीज़ है, क्या है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। ठीक, चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है गार्नर। गार्नर, गार्नर ये मतलब, गार्नर ये वर्ड है। गार्नर का मतलब क्या होता है? गार्नर मतलब कोई चीज जुटाना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो जुटाना या इकट्ठा करना मतलब गार्नर। जनरली सपोर्ट वगैरह के केस में बोलते हैं, हम लोगों को ऐसे सपोर्ट जुटाना पड़ता है, तो इट इज कॉल्ड एज गार्नरिंग सपोर्ट, है ना, सपोर्ट को गार्नर करना। देखो सेंटेंस देखेंगे हम, ध्यान में आएगा। क्या है सेंटेंस? शी वर्कड हार्ड गार्नर सपोर्ट। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट ही गार्नर करने की बात हो रही है। शी वर्कड हार्ड टू गार्नर सपोर्ट फॉर हर इन्वायरमेंटल कैंपेन। अब जनरली गार्नर सपोर्ट के साथ आता है, तो क्लोज टेस्ट में अगर ऐसा हुआ कि कोई सेंटेंस है और बाद में सपोर्ट आया है तो समझ लेना कि वहां पे उससे पहले, और अगर गार्नर ऑप्शन में है तो गार्नर आना ही है। ठीक है, तो गार्नर का मतलब क्या? सपोर्ट इकट्ठा करना था, सपोर्ट जुटाना था। देखो मीनिंग, टू गैदर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन और सपोर्ट। जनरली इंफॉर्मेशन और सपोर्ट के केस में गार्नर यूज होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे फिर इसके? देखो गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना मतलब जमा करना सब, ठीक है, या अमास, अमास का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, लेकिन अमास जनरली प्रॉपर्टी वगैरह के केस में यूज होता है। ही हैज़ अमास्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। आप न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो तो किसी ने बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली है या इकट्ठा कर ली है तो उसे अमास कहेंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? जमा करने का अपोजिट क्या होगा? जुटाने का अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी डिस्ट्रीब्यूट, चलो डिस्ट्रीब्यूट तो है ही यहाँ पे। डिस्पर्स कर देना यानी फैला देना, या स्कैटर करना, स्कैटर करना मतलब भी फैलाना होता है। समझ गया वर्ड गार्नर? गार्नर का मतलब क्या हो गया फिर? जुटाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बीकन। ये जो वर्ड है ना, ये है बीकन। बीकन, बीकन, बीकन। आप पुलिस की गाड़ी देखते हो, पुलिस की गाड़ी पे लाइट लगा होता है, एम्बुलेंस पे लाइट लगा होता है, उसे बीकन कहते हैं। एक ऐसा लाइट या ऐसा सिग्नल जो दूर से देखा जा सके उसे हम बीकन कहेंगे, है ना। जो लाइट होता है ना पुलिस की गाड़ी पे, वो दूर से दिख जाता है, सिग्नल की तरह होता है कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तो वो सिग्नल करने वाला लाइट को हम लोग बीकन कहते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो इसका। द लाइट हाउस सर्व्ड एज अ बीकन। लाइट हाउस पता है ना, जो सी शोर पे होता है और बहुत दूर से वो दिख जाता है लाइट। समंदर में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ईजी होता है देखना। ठीक है, तो वो लाइट हाउस इस तरह से सर्व कर रहा था, एक बीकन की तरह, यानी एक सिग्नल करने वाले लाइट की तरह, फॉर शिप्स ड्यूरिंग दी स्टॉर्म। स्टॉर्म में वही एक चीज थी जो उन्हें दिख रही थी कि हम सही डायरेक्शन में हैं। क्या होगा मीनिंग इसका? अ गाइडिंग और वार्निंग सिग्नल ऑफ अ लाइट। ये एक लाइट होता है जो सिग्नल के काम में आता है। हेल्प्स नेविगेट और गिव्स डायरेक्शन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? सिग्नल हो सकता है, गाइड हो सकता है, या एक लाइट ही इसका सिनोनिम होगा। एक्चुअली बीकन मतलब एक चीज है, बराबर एक लाइट है बेसिकली जो सिग्नल देता है। एंटोनिम्स क्या होंगे फिर इसके? ऑब्सक्यूरिटी या डार्कनेस, बिकॉज इट इज बीकन मीन्स लाइट, तो उसका एंटोनिम इज डार्कनेस। सिग्नल है, सिग्नल क्लियर दिखता है, ठीक है, इसलिए उसका एंटोनिम क्या लिखा है यहाँ पे? ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है, ऑब्सक्यूर है, धुंधला है, धुंधला। राइट, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। समझ गया बीकन? तो बीकन मतलब वो लाइट जो पुलिस की गाड़ी पे है, सबसे सिंपल मीनिंग। चलो नेक्स्ट वर्ड इज बसलिंग। बसलिंग, बसलिंग फैमिली। एक फैमिली बसलिंग होती है,
बसलिंग होती है मतलब वहाँ पे चहल पहल बहुत होती है ना, वहाँ पे लाइवलीनेस, एनर्जी बहुत होती है, सब लोग बहुत एनर्जी खोटे हैं, वो होती है बसलिंग फैमिली। तो उसी तरह से बसलिंग का मतलब क्या हो गया फिर, चहल पहल, जहाँ पे लाइवली एटमॉस्फेयर हो, दैट इज कॉल्ड बसलिंग। देखो सेंटेंस, द मार्केट वॉज बसलिंग, यानी मार्केट में बहुत चहल पहल थी, विथ वेंडर्स एंड शॉपर्स, वेंडर्स और शॉपर्स से भरे हुए मार्केट में बहुत चहल पहल थी, एनर्जी थी। क्या मतलब है, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड एनर्जी, यहाँ पे बहुत एनर्जी है, एक्टिविटी है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, लाइवली, बिजी या क्राउडेड, यहाँ पे बहुत लोग होंगे वहीं होगी चहल पहल, राइट, या बहुत बिजी स्ट्रीट या बिजी एरिया, राइट, और या फिर लाइवली, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, एनर्जी है। एंटोनिम क्या होंगे फिर, अब एक घर है जिसमें बहुत एनर्जी है, सब बहुत चहल पहल है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, और एक फैमिली है जहाँ पे सब लोग उदास बैठे, चलने दो जैसा चल रहा है, तो कैसे कहेंगे, क्वाइट फैमिली, शांत है एकदम, ठीक है, स्टिल है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पे, इनएक्टिव है, पैसिव, इनएक्टिव का मतलब पैसिव है, किसी को कुछ खास काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, सब लोग जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, दैट इज कॉल्ड पैसिव। समझ गया फिर, मतलब बसलिंग मतलब समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज फिडिलिटी। अगला वर्ड कौन सा है, फिडिलिटी है। फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी या फेथफुलनेस, बराबर, किसी के प्रति समर्पण। देखो, द नाइट्स फिडिलिटी, फिडिलिटी, नाइट मतलब क्या, सोल्जर, सोल्जर की क्या है, फिडिलिटी मतलब फेथफुलनेस या लॉयल्टी टू हिज किंग वॉज अनवेवरिंग, अनवेवरिंग सॉरी, हमने वेवर ये वर्ड देखा था और मैंने आपको वेवर और वेवर इनमें का डिफरेंस भी बताया था, है ना। वेवर मतलब ऐसा हिलना, दैट इज वेवर, और ये जो वेवर है, ये वेवर का मतलब है माफी, है ना, कर्जे को माफ कर दिया, लोन वेवर, तो ये अलग वेवर है, ये हमने पहले देख चुके हैं। WAVER मतलब ऐसे हिलना, समथिंग विच इज नॉट स्टिल, ऐसे हिल रहा है, ठीक है। अनवेवरिंग मतलब बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो पक्का रहेगा, रिजिलियंट, रिजोल्यूट, तो उसकी जो लॉयल्टी वो थी वो कैसी थी, रिजोल्यूट थी, पक्की थी एकदम लॉयल्टी, समझ गए। तो फिडिलिटी का मतलब क्या हो गया, लॉयल्टी या फेथफुलनेस। देखो यहाँ मीनिंग, फेथफुलनेस, पहला वर्ड ही वो है, फेथफुलनेस और लॉयल्टी टू अ पर्सन, कॉज और अ बिलीफ, किसी भी कार्य के प्रति या व्यक्ति के प्रति हो सकती है लॉयल्टी। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, लॉयल्टी, एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब होता है समर्पण, किसी प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी कार्य के प्रति, है ना। आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप ये बता रहे हो, आप ये बता रहे होते हो कि हमारा एलिजियंस है आपकी तरफ, ठीक है, झुकाव है, या किसी के लिए आप समर्पित हो या सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा। फेथफुलनेस तो हमने वैसे ही ऊपर देख लिया, फेथफुलनेस और लॉयल्टी दोनों वर्ड्स देख लिए। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर, लॉयल्टी के अपोजिट क्या होता है, धोखा दे देना किसी को, है ना, पीठ में खंजर कोप देना, तो बिट्रेयल या डिसलॉयल्टी या इनफिडिलिटी। अब फिडिलिटी का एंटोनिम इज इनफिडिलिटी, ठीक है, ये तो हो गया, सिंपल है। डिसलॉयल्टी इज अपोजिट ऑफ लॉयल्टी, और फेथफुलनेस का अपोजिट क्या है, बिट्रेयल, धोखा दे देना, समझ गया फिर। फिडिलिटी, फिडिलिटी मतलब लॉयल्टी। चले नेक्स्ट वर्ड पे, चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एफिकेसी। एफिकेसी, एफिकेसी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एफिशिएंसी, है, पहले एफिकेसी देखेंगे फिर देखेंगे एफिशिएंसी, और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। देखो, एफिकेसी का मतलब होता है कोई चीज करने की क्षमता, है ना, जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस पे उसकी एफिकेसी डिसाइड होगी। अगर वो व्यक्ति काम कर सकता है तो उसकी एफिकेसी है, यानी काम करने की क्षमता, समझ गए। तो क्षमता अगर किस में है तो उसमें एफिकेसी है, समझ गए। फिर एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, पहले एफिकेसी देख लेंगे फिर एफिशिएंसी का डिफरेंस बताता हूँ। तो एफिकेसी समझ गया, फिर किसी व्यक्ति की कोई काम करने की क्षमता। अभी देखो यहाँ क्या दिया है, द एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग वॉज प्रूवन इन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में उस ड्रग की, उस दवा की एफिकेसी को जांचा गया, जांचा नहीं गया, उस एफिकेसी
प्रूव हो गई वहाँ पे, है ना। एफिकेसी मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता, कि जिस बीमारी के लिए उस ड्रग को दिया गया वो बीमारी ठीक हो गई, मतलब उसने अपना काम कर दिया, वो काम करने की क्षमता इज कॉल्ड एफिकेसी। समझ गए, सिंपल। चलो मीनिंग क्या होगा इसका फिर, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, जो भी काम करना है वो कर पाना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी या सक्सेस। सक्सेस तो बहुत दूर का रिलेटिव है इसका। इफेक्टिवनेस इज वेरी क्लोज टू एफिकेसी, है ना, कोई चीज इफेक्टिव है कि नहीं है वो ठीक है। एफिशिएंसी थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है वर्ड, लेकिन उसमें डिफरेंस है। देखो अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। एफिकेसी का मतलब होता है कोई चीज कोई कार्य कर सकना या नहीं कर सकना, दैट वो क्षमता हो गई। एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी कार्य को करना तो है, लेकिन कितने मिनिमम रिसोर्सेस में आप वो कर सकते हो, उससे आपकी एफिशिएंसी डिसाइड होगी, है ना। तो एफिशिएंसी का मतलब कम से कम रिसोर्सेस में कोई कार्य करना, दैट इज एफिशिएंसी। और एफिकेसी का मतलब होता है सिर्फ वो कार्य कर सकना या नहीं कर सकना। समझ गया डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है पर डिफरेंस है, ठीक है। चलो एंटोनिम क्या होगा, इन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का इनइफेक्टिवनेस हो गया, एफिशिएंसी का फेलियर हो गया, एंड सॉरी सक्सेस का एंटोनिम क्या हो गया, फेलियर हो गया। फ्यूटिलिटी एक वर्ड है, फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थ हो जाना, मैंने मेहनत तो की है लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक क्षमता की ही नहीं, व्यर्थ हो गई, या जितना भी थी वो व्यर्थ हो गई, दैट इज फ्यूटिलिटी। समझ गया मतलब, एफिकेसी का मतलब समझ गए फिर, क्षमता, कोई कार्य कर सकना या नहीं कर सकना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज होलिस्टिक। होलिस्टिक है नया वर्ड। होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से, चारों ओर से, है ना। संपूर्ण मतलब होलिस्टिक, ठीक है। देखो सेंटेंस देखो, आपको ध्यान में आएगा। होलिस्टिक, द डॉक्टर टुक अ होलिस्टिक अप्रोच टू ट्रीटिंग हर पेशेंट्स हेल्थ। उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच लिया। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, संपूर्ण इन द सेंस चारों दिशाओं से, यानी चारों दिशाओं से किसी चीज को देखना, है ना, कोई भी एंगल से किसी चीज को देखने में कमी नहीं रखना, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, कंप्लीट अप्रोच, कंसिडरिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली देख लो, ऐसा नहीं, मेंटल हेल्थ का भी उन्होंने ख्याल रखा। क्या होगा मीनिंग इसका, रिलेटिंग टू और कंसर्न्ड विद द होल रादर देन जस्ट पार्ट्स, इट कंसर्न्स विद होल, इज कंसर्न्ड विद होल, पूरी तरह से, ठीक है। देखो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कंप्रिहेंसिव, कंप्रिहेंसिव मतलब ऑल एनकम्पासिंग, जिसमें सारा आ गया पूरा। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का भी मतलब है एवरीथिंग, या फिर ऑल एनकम्पासिंग, जो अभी मैंने वर्ड यूज किया, ऑल एनकम्पासिंग मतलब सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे अभी इसके, देखो अब यहां कर दिया रादर देन जस्ट पार्ट्स, तो पार्ट्स यानी टुकड़े टुकड़े, ये हो गया उसका एंटोनिम। फ्रैगमेंट्स, फ्रैक्शंस, पार्ट्स, ये एंटोनिम्स होंगे उसके। देखो फ्रैगमेंटेड दिया है यहाँ पे, पार्ट से पार्शियल हो गया या इनकम्प्लीट। समझ गए क्या, हॉलिस्टिक का मतलब समझ गए। हमेशा एजुकेशन के बारे में तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एजुकेशन के बारे में हमेशा हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत बार सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, साइंस अलग है, लैंग्वेज अलग है, मैथ्स अलग है। देखो बिना मैथ्स पढ़े आप साइंस को नहीं समझ पाओगे, बराबर। अच्छी लैंग्वेज होगी तो शायद ये चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमें कुछ भी सीखना है तो ये सारी चीज़ों को साथ में लाके सीखना, तो सारी चीज़ों को सीखना यानी होलिस्टिक अप्रोच। समझ गए, क्लियर। चले अगले वर्ड पे। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है ऑफिशियल रूल्स, जो जनरली किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं जनरली।
हाँ, कि जो भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या किसी ऑफिशियल से रिलेटेड जो भी रूल्स है, दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, द एम्बेसडर फॉलोड द स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। एम्बेसडर मतलब राजदूत जो हमारे होते हैं दूसरे देश में, उन्होंने क्या फॉलो किया? स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है, यानी अलग अलग राष्ट्रों के बीच जो चर्चाएं होती हैं, उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया। ठीक है, तो वो रूल्स को क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब पहले ये निकलेगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति निकलेगा, इस तरह के जो रूल्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे मुझे एक याद है, पुरानी न्यूज़ है, जैसे एक आईएएस ऑफिसर एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने गए, तो अब वो जब वेलकम करने गए, उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पे आईएएस ऑफिसर पहुँचे, तो वहाँ पे वो गॉगल पहन के गए थे। गॉगल्स पहन के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करना इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, ऐसा कहा गया था उस समय। ठीक है, वो नियमों के खिलाफ है कि आप गॉगल्स वॉगल्स पहन के ऐसे नहीं जा सकते ना प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसे हुआ था। चलो मीनिंग देखो इसका क्या है। ऑफिशियल प्रोसीजर्स और रूल्स गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ स्टेट और डिप्लोमेटिक इवेंट्स, ऑफिशियल रूल्स होते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स इज अ बेटर वर्ड, रूल्स जो नियम कायदे है, वो कायदा नहीं है, नियम है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अब प्रोटोकॉल मतलब नियम है ना, रूल्स, इनके अपोजिट क्या होगा? इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मतलब एक जो प्रोसीजर होती है जो रेगुलरली फॉलो करती है उससे कुछ अलग करना, मतलब इम्प्रोवाइज करना। ठीक है, जैसे हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया कि पहले वोकेबलरी लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लोज टेस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाऊंगा। पर ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्लास में मैं इम्प्रोवाइज कर दूं और आपको एडिटोरियल एनालिसिस पहले करा दूं और उसमें आए हुए वोकेबलरी पे चर्चा बाद में हो, ये इम्प्रोवाइजेशन हो गया। डिसऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अगेंस्ट आप चलेगा, डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया या डिसऑर्डर। समझ गया मतलब? प्रोटोकॉल का मतलब समझ गया? नियम, रूल्स, प्रोसीजर्स जो ऑफिशियल चीजों में होती है। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोलिफरेटिंग। द वर्ड इज प्रोलिफरेटिंग। प्रोलिफरेटिंग एक ट्रीटी है जिसका हिस्सा बनने के लिए भारत पे बहुत दबाव डाला गया था, लेकिन भारत उसका हिस्सा नहीं बना। इसे कहते हैं एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। में पी का मतलब होता है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अचानक से नंबर्स में बहुत बढ़ना, इंक्रीजिंग नंबर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या में किसी चीज का बढ़ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। देखो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब क्या था, क्या होता है बेसिकली कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बॉम्ब्स वाली जो कंट्रीज है, तो एम्यूनिशन, न्यूक्लियर वेपन्स वाली जो कंट्री है, वो कंट्रीज की संख्या बहुत बढ़नी नहीं चाहिए। इसके लिए एक ट्रीटी साइन करनी थी जिसका अगर हम हिस्सा हो जाते तो हमें तकलीफ हो सकती थी, ऐसी हमारी सरकार को लगा। इसलिए हमने ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं बने। इट्स कॉल्ड एनपीटी। प्रोलिफरेशन का मीनिंग बताने के लिए बता रहा हूँ बस। देखो सेंटेंस, फेक न्यूज स्टोरीज वेर प्रोलिफरेटिंग मतलब इंक्रीजिंग इन नंबर्स अक्रॉस सोशल मीडिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम पे तो ये फेक न्यूज की स्टोरीज बहुत सर्कुलेट हो रही थी, बहुत लार्ज नंबर्स में। देखो मीनिंग, इंक्रीजिंग रैपिडली इन नंबर्स और स्प्रेड होना, स्प्रेडिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्सपांडिंग, ग्रोइंग या मल्टीप्लाई। बहुत इजी वर्ड है ये। एंटोनिम क्या होंगे? नंबर्स घटना, नंबर्स घटने को क्या कहेंगे हम? डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग या श्रिंकिंग, सिकुड़ना। एक्सपांड होना मतलब बढ़ना, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना। ठीक है, क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर है। प्रोलिफरेटिंग समझ गया? फिर चले अगले वर्ड पे। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अश्योरेंस। अश्योरेंस, अश्योरेंस और इंश्योरेंस में कुछ तो अंतर है ना। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस मतलब आश्वासन। इंश्योरेंस में कोई आश्वासन नहीं होता, अश्योरेंस में आश्वासन होता है कि आपको आश्वासित किया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। हाँ बैठो,
कवर हो जाएगा सिलेबस, ये आश्वासन है, दिस इज एन अश्योरेंस कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अश्योरेंस। देखो सेंटेंस, द कंपनी गेव इट्स क्लाइंट्स assurance that their data would be protected। कंपनी ने क्या किया, अपने क्लाइंट्स को अश्योरेंस दिया, मतलब आश्वासन दिया कि उनका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, चिंता मत करो, दैट इज कॉल्ड अश्योरेंस। ठीक, देखो मीनिंग क्या है इसका फिर, अ प्रॉमिस और अ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, है ना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कॉन्फिडेंस, गारंटी या सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कंफर्मेशन देना कि नहीं हो जाएगा, पक्का होगा, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, डाउट, किसी चीज़ में डाउट आना। अब हमें आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, ऐसे हमारे नेताओं की तरफ से आश्वासन हमेशा मिलते रहते कि ऐसा ऐसा होगा, पर चीज़ें नहीं होती, इसलिए फिर हमारे डाउट्स बढ़ते जाते हैं, राइट। अनसर्टिनिटी या हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी करना नहीं करना, ये चीज़ समझ गए। फिर अश्योरेंस का मतलब, अच्छा इंश्योरेंस क्या होता है फिर, इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, है ना, जो आप पहले से लेके रखते हो। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कर लिया, मतलब इन केस ऑफ एनी मिसहैप, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो नुकसान होगा उसका वो नुकसान होने के अगेंस्ट आपको पहले से ही प्रोटेक्शन आपने लेके रखा है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस, ठीक है। वहाँ पे कोई आश्वासन नहीं होता। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन कि हाँ ठीक है, अगर कुछ हो गया तो हम आपको हम रहेंगे, आपको करा देंगे अरेंजमेंट, क्या आश्वासन हो गया, समझ गए, समझ गया फिर डिफरेंस, मीनिंग भी समझ गया एश्योरेंस का। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, है ना। जैसे अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ जो हम लोग सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं ना मोबाइल के नेटवर्क, उसमें है कंपनीज है अभी 3-4, जैसे जियो है, एयरटेल है, या वी है ना, VI तो है वो, और फिर BSNL भी है, तो ये 4 कंपनीज तो है। पर ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद कोई एक ही कंपनी बची रहे, है ना। सरकारें ऐसा नहीं होने देती, हमारे यहाँ पे सरकार का काम भी यही होता है कि एक ही कंपनी का एकाधिकार ना हो, नहीं तो वो जनता के अगेंस्ट हो जाएंगे, हाँ। तो अगर किसी का एकाधिकार हो गया तो उसे कहेंगे उसकी मोनोपोली हो गई, ठीक है। देखो सेंटेंस, द कॉर्पोरेशन हैड अ मोनोपोली ओवर द टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री इन द रीजन। कोई एक रीजन था, उसमें एक ही कंपनी का एकाधिकार था। अगर किसी का एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गई, तो क्या हो जाएंगे, रेट्स वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, लोग चिल्लाएंगे, लोग बोलेंगे यार ये वाजिब दाम नहीं है, और फिर भी वो बढ़ाते जाएगा, वो मोनोपोली के कारण हो सकता है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, किसी का एक का ही राज होना कि बस हम ही है, हमसे ही बिजनेस करना है भाई, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। देखो मीनिंग क्या है इसका, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ कमोडिटी और सर्विस इन अ पर्टिकुलर मार्केट, मार्केट या कमोडिटी में एकाधिकार होना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डोमिनेशन, है ना, डोमिनेट करना, कंट्रोल या एक्सक्लूसिविटी, कि ये चीज एक्सक्लूसिवली यही कंपनी बनाती है ना, तो वो हो गई उसकी मोनोपोली या एक्सक्लूसिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल को अगर कुछ चिपकाना है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, फेविकॉल, है ना। अब ये फेविकॉल बनाने वाली एक ही कंपनी है, फेविकॉल हो गया या फेविक्विक हो गया, ये बनाने वाली एक ही कंपनी है, तो इनकी कैसे है, इनका एकाधिकार है, मोर और लेस मोनोपोली है। बाकी जो कंपनियां बहुत छोटी छोटी है, पर ये मेजर प्लेयर है कि जनरली कोई आदमी सोचेगा तो पहले फेविकॉल सोचेगा, ऐसा, ठीक है, समझ गए। चलो एंटोनिम क्या होगा फिर इसका, कंपटीशन, डाइवर्सिटी या शेयर्ड मार्केट, बटा हुआ मार्केट। क्लियर यहां तक। चलो अब क्या है, अब ये जो वर्ड्स हमने देखे इसके बेसिस पे आपके लिए ये क्लोज टेस्ट लाया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया, ओके। तो इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैं अभी फ्री हो गया हूं, अभी इसके आंसर्स मैं आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है आयुष्मान भारत स्कीम पे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए कवरेज बढ़ा है उस पे। तो सबसे पहले तो आप ये पहला पार्ट पढ़ लो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो गो थ्रू इट।
चलो पढ़ लिया, गुड। हाँ क्या दिया है अभी देखेंगे डिटेल। गुड बट नॉट इनफ। किस पे, इसके बारे में, ऑन द एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम जो अपडेट की है, एक्सटेंड किया उसमें कवरेज। बात ऐसी है, न्यूज़ ऐसी है कि 70 के ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन्स है उन सब के लिए अभी आयुष्मान भारत स्कीम अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, उसी पे अब एडिटोरियल है, देखेंगे क्या बोला। इन अ वेलकम मूव द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY to senior citizens over 70 years irrespective of their income provides a modicum of free health coverage to nearly 60 million people। कि अब ऑथर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये एक अच्छी बात है, वेलकम मूव है कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है कि आयुष्मान भारत ये जो योजना है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज एक्सटेंड करके अभी 70 के ऊपर के जितने भी लोग हैं, पहले इनकम के बेसिस पे ऐसा होता था कि लो इनकम ग्रुप जो है सिर्फ उन्हीं के लिए ये सुविधाएं थी। अब 70 के ऊपर जो भी व्यक्ति है, भले ही फिर उसकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, उसके लिए ये स्कीम रहेगी, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ मॉडिकम ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज। मॉडिकम का मतलब होता है कोई बहुत वैल्यूएबल चीज का एक हिस्सा, हाँ, तो मॉडिकम का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, ठीक है, वैल्यूएबल चीज का, लेकिन ठीक है। तो मॉडिकम ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज टू नियरली 60 मिलियन पीपल, 60 मिलियन पीपल के लिए ये अवेलेबल है, मतलब 1 करोड़ लोग हो गए। विथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, द डिसीजन इज इंडीड लॉडेबल। और ये निर्णय बहुत प्रशंसा के काबिल है। का कारण क्या है कि हमारे यहाँ हेल्थ पे होने वाला आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा, यानी ऐसे ही हो जाने वाला हेल्थ पे, दवाइयों पे, डॉक्टर की विजिट पे होने वाला खर्चा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज में है उनमें से हिंदुस्तान भी एक कंट्री है। वाइल द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 2.5 मिलियन पर ईयर फॉर अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोबल, it will be in no way fulfill the public health objectives that are much needed for the targeted beneficiary। अब जो ऑथर का जनरली काम होता है वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ठीक है, चलो ये कर दिया सरकार ने, ये तो अच्छा किया, पर इससे क्या होगा, इससे यानी इसमें जो 0.5 मिलियन पर ईयर का हेल्थ कवरेज है, पर 0.5 मिलियन का मतलब कितना होता है, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस है ये, बराबर। तो अगर आपको मेडिकल में, प्राइवेट में या सरकारी अस्पताल में अगर ऐसा होता है कि आपको मेडिकल सर्विसेज लगती है और वहाँ पे खर्चा होता है, तो 5 लाख तक का आपका इलाज मुफ्त है इस स्कीम के अंडर, ठीक है। कि ये जो कॉज है ये एक नोबल काम है जो सरकार कर रही है, इट इज अ गुड वर्क, बट इट विल इन नो वे फुलफिल पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव। पर इससे पब्लिक हेल्थ के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं होने वाले। पब्लिक हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा जो एक टारगेट है कि सबकी हेल्थ अच्छी हो, ये टारगेट इससे पूरा नहीं होने वाला, ऐसा ऑथर का कहना है ना। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम, सॉरी, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट द हेल्थ अश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। और इसके पीछे ऑथर ने कारण भी दिया है। अब पहला कारण क्या दिया है ऑथर ने यहाँ पे, ऑथर कह रहे हैं कि इसका जो पहला है यानी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, क्या बोला है, दिस अश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। सेकेंडरी और टर्शरी केयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब बीमार लग रहा है, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के क्लिनिक में गए, वहाँ पे डॉक्टर की विजिटिंग फीस दी है, डॉक्टर ने आपको चेक किया, दवाई दी और घर पे आ गए, दिस इज प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं लगती। आप अगर लगी तो थोड़ा सा पीएचसी में जो होता है ना, सलाइन लगवा ली, थोड़ी सी हेल्थ ठीक हुई, उतना वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। सेकेंडरी एंड टर्शरी मतलब जहाँ पे 1 या 2 दिन से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या लॉन्ग ड्यूरेशन का आपका बीमारी होती है। The absence of coverage for outpatient care
diagnostics and medicines is particularly concerning as chronic diseases have increased sharply in India in the last few decades. तो यहाँ पे ऑथर का क्या कहना है कि जो डायग्नोस्टिक के कॉस्ट है, यानी आपका वो चेक करना ब्लड रिपोर्ट वगैरह है ना, या जो डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो, मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो, और स्पेशली इस केस में क्रॉनिक डिजीजेस के केस में। क्रॉनिक डिजीजेस का मतलब क्या होता है? ऐसे डिजीजेस जो लॉन्ग टर्म है ना। फॉर एग्जांपल अस्थमा। अब अस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज, एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल है कि उससे आपका छुटकारा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। हैव इंक्रीज शार्पली, ये पिछले कुछ दशकों में, फ्यू डेकेड्स में बहुत कंटिन्यूसली बढ़ी है। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एन अर्ली ऑनसेट ऑफ दीज डिजीजेस वुड मीन that people over 70 may very often suffer from multiple chronic diseases। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है, बराबर है, हम ज़्यादा जीने लगे हैं लोग अभी दवाइयों की वजह से और मेडिकल साइंसेस में हुई प्रगति की वजह से। इससे क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म वाले जो डिजीजेस हैं ये अभी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो 70 से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ये लॉन्ग टर्म वाले डिजीजेस ज़्यादा दिखेंगे। अब ये सारे आते हैं प्राइमरी केयर में, तो ये आपके सेकेंडरी और टर्शरी में कवर नहीं होंगे, ये ऑथर का कहना है। तो कोई बहुत बड़ा फायदा ऑथर को इसमें नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट। ये पार्ट में हाँ, गो थ्रू इट नाउ। चलो डन, पढ़ लिया। हाँ, क्या दिया है अभी इस पार्ट में? मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाय द एल्डरली, एल्डरली मतलब क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, बाय द एल्डरली विल देयरफॉर बी थ्रू आउट पेशेंट केयर 40 to 80%। अब यह एक अंदाजा है ऑथर के हिसाब से कि 40 से 80% लोगों का तो ये खर्चा उसमें होता है ना, कि आउट पेशेंट केयर में ज़्यादा हो जाता है। विच विल नॉट बी कवर्ड बाय द स्कीम, ये स्कीम के अंदर नहीं आता। Since it launched in 2018, the penetration of PMJAY मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना into smaller cities and towns has been low in most states। ये PMJAY का जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन का मतलब कितने अंदर तक वो पहुंचा है, तो ऑथर का कहना है कि ये छोटे गांवों में, शहर और छोटे शहरों में इसकी पहुंच अभी कम रही है बहुत सारे स्टेट्स में, इन मोस्ट स्टेट्स। अनलाइक इन मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स, primary and secondary health care in public sector has been largely neglected and is inadequate and ill equipped to meet the demand in other parts। Unlike in most of the southern states, southern states को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो लोगों के हिसाब से अभी इनएडिक्वेट है, मतलब पूरा नहीं है या इल इक्विप्ड है। इल इक्विप्ड मतलब वहां पे सुविधाएं जैसी चाहिए वहां नहीं है। रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली कट द लोड ऑन टर्शरी हेल्थ केयर एंड हेंस द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर, अ रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर लोड एट द टर्शरी हॉस्पिटल्स विल मेक द PMJAY स्कीम सक्सीड। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में
स्थिति ऐसी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, या वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से वो उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर टर्शरी सेक्टर पे आता है। सेक्टर पे इन द सेंस इसी में टर्शरी केयर पे आ जाता है। टर्शरी केयर मतलब जो फाइनल केयर होनी चाहिए, है ना, आईसीयू वाली सिस्टम हो गई, अचानक जहाँ पेशेंट सीरियस हो जाता है वो टर्शरी हो गई, तो उस पर फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप प्राइमरी लेवल पे ही चीज़ों को अगर अच्छे से मैनेज करना शुरू कर दो तो शायद हमारे सेकेंडरी और टर्शरी पे उतना प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, अ रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स विल मेक पीएमजेएवाई स्कीम सक्सेस। और पीएमजेएवाई तभी सक्सीड हो सकती है जब प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग अच्छे से करें और टर्शरी पे लोड कम हो। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे ऑथर ने, देखो, थाईलैंड फोकस्ड ऑन प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथेंड इट्स फोकस्ड एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथेंड इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। थाईलैंड ने अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छा किया, एंड इवन डाइवर्टेड फंड्स ईयरमार्क्ड फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यहाँ पे अब थाईलैंड का उदाहरण दिया, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं, उनके यहाँ पे थाईलैंड में क्या हुआ था कि उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस भी किया और उसको स्ट्रेंथन किया, यानी उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, और उन्होंने क्या किया, इवन डाइवर्टेड फंड्स, जो अर्बन हॉस्पिटल्स के लिए फंड्स रखे थे, प्रिजर्व करके रखे थे, ईयरमार्क मतलब प्रिजर्व करके रखना, उनको भी रूरल हॉस्पिटल्स को बनाने में खर्चा किया, है ना, रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो पाया। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, है ना, विरोध में, इसके अपोजिट क्या हुआ, इन द यूएस, इन कॉन्ट्रास्ट इन द यूएस बैंकिंग प्राइमरली ऑन, बैंकिंग का मतलब होता है किसी चीज पे निर्भर होना, है ना, बैंकिंग प्राइमरली ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम is what led to surging costs of healthcare. India appears to be going the US way. अब यहाँ पे दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, ओबामा केयर जैसी चीजें आ गई, यानी वो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओबामा केयर जैसी, ओबामा केयर में क्या था, ऐसा ही इंश्योरेंस वाला सुविधा थी कि जहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको कोई अमाउंट तक इलाज फ्री रहेगा सबके लिए, तो वो ओबामा केयर नाम की उनकी सुविधा थी, तो वो इंश्योरेंस बेस्ड थी। ठीक है, सॉरी, ये अश्योरेंस बेस्ड जैसी हम अभी पीएमजेएमआई में कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस बेस्ड थी, सॉरी, तो इंश्योरेंस बेस्ड वो स्कीम थी। तो ऑथर का कहना है कि हिंदुस्तान भी उसी राह पे चलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे एक अमाउंट आप डिसाइड कर लो और वो अमाउंट तक कोई भी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में जाके इलाज मुफ्त हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलो आखिरी पार्ट पे चलेंगे अभी, गो थ्रू दी लास्ट पार्ट, इसके बाद हम क्वेश्चंस दूंगा और फिर मैं जैसे कहा था एक सरप्राइज है आपके लिए। ठीक, चलो देखो इसको। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट में क्या दिया है, तो देयर इज वेनिंग एंथुजियाज्म इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लो ट्रीटमेंट रेट्स एंड डिलेड पेमेंट। प्राइवेट सेक्टर में एक क्या है,
के प्रति नहीं क्या, इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साह का वेनिंग है, वेनिंग मतलब कमी होना ना, माई पेशेंस इज वेनिंग, आपने सुना होगा माई पेशेंस वेनिंग, तो वेनिंग का मतलब कम होते जाना, ठीक है। तो इंथुजियाज्म का पेशेंस क्या हो रहा है, सॉरी पेशेंस नहीं, इंथुजियाज्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इंथुजियाज्म की कमी है कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में, और वो क्यों है, क्योंकि ट्रीटमेंट रेट्स कैसे हैं, लो, एंड डिलेड पेमेंट्स, और फिर सरकार की तरफ से आने में पेमेंट में देरी हो जाती है, इसलिए वजह से उनका उत्साह नहीं रहता। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, सिंस इट्स लॉन्च 2/3 of the total money spent each year under PMJAY scheme went to private hospitals। पर भले उत्साह की कमी है, लेकिन अभी भी 2/3 ऑफ द पेमेंट इज गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि PMJAY के अंडर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं ना, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप अगर आपका इलाज कराते हो तो वहां पे भी वो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है ना। तो 2/3 अमाउंट प्राइवेट में ही गई, यानी लोग प्राइवेट में जाना ही पसंद कर रहे हैं। तो PMJAY में तो ट्रीटमेंट करानी है, पर वो कहाँ करानी है, प्राइवेट में। इट वॉज 53% इन द केस ऑफ सदर्न स्टेट्स, यानी बाकी के स्टेट्स में इट इज 66% और सदर्न स्टेट्स में इट इज 53%, यानी वहां कमी है। क्यों है देखेंगे। वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, आई थिंक इस पे अपन पहली बात कर चुके हैं, सदर्न स्टेट्स में डिफरेंस क्या है उसमें। वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर विल रिजल्ट इन एन ओवरलोड इन टर्शरी हेल्थ केयर which the private players will be able to poised to take advantage of। अब ऐसा ही अगर आप करते रहेंगे, ऑथर का कहना कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो क्या होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर आपका धीमा हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, है ना, कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्शरी पे प्रेशर बढ़ेगा, और टर्शरी पे प्रेशर बढ़ा तो इसका फायदा उठाने के लिए कौन बैठा है फिर, विल रिजल्ट इन एन ओवरलोड इन टर्शरी हेल्थ केयर which the private players will be well poised, well poised मतलब वो वहां पे सुविधाएं बहुत अच्छी है प्राइवेट में, तो वो उस परिस्थिति में उसका फायदा लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, poised to take advantage of। This can lead to further shrinking of the government's commitment to strengthen the public healthcare system by over relying on the insurance modality, है ना। तो इंश्योरेंस मॉडलिटी पे अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो इससे सरकार का जो सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का जो सपना है वो शायद पूरा नहीं होगा, विच इज नाइदर अफोर्डेबल नॉर विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फॉर द नीडी। ये जो इंश्योरेंस का मॉडल है ये अफोर्डेबल भी नहीं है, खर्चा भी बहुत होता है, और दूसरा क्या कि इसमें अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर नीडी जो जिसको ज़रूरत है उस तक नहीं पहुंच पाती। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म PMJAY इज अ मेजर दैट इज इसेंशियल बट इज इनकम्प्लीट। तो ऑथर के हिसाब से PMJAY जैसा जो उपाय सरकार लेके आई है हेल्थ के लिए वो इसेंशियल तो है, ज़रूरी तो है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, पर इतना ही कहना है कि ये पूरा नहीं है, वो कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी हैव इन द एडिटोरियल। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो एक बार देख लो फट से। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ सीनियर सिटीजन टू गेट कवर्ड अंडर AB PMJAY, है ना, मिनिमम एज क्या है वो आपको बताना है। व्हाट मेक्स ऑथर फील दैट इंडिया इज फॉलोइंग द यूएस को क्यों फॉलो कर रहे हैं वो आपको बताना है, और उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं। वर्ड जो है नियरली द सेम मीनिंग का वर्ड आपको ढूंढना है, वो वर्ड है मोडिकम, है ना। तो मॉडिकम का मतलब आपको बताना है, नियरली सेम मीनिंग वाला वर्ड। ठीक, क्लियर, ये यहाँ तक क्लियर है, ये आपके ऑप्शंस है मॉडिकम के लिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगले दो क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द बोल्ड गिवन इन द सेंटेंस। फ्रेज जो दी है वो दी है बैंकिंग प्राइमरीली ऑन, ये फ्रेज का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्री हेल्थ केयर अप टू रुपीज ब्लैंक इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मिनिमम अमाउंट कितनी दी जाती है, क्लियर यहाँ तक। चलो नाउ इट इज टाइम फॉर अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। हम लोग अभी तक क्लोज टेस्ट या एडिटोरियल क्वेश्चन आंसर्स ये कर ही रहे थे। एडिशनल चीज बीच बीच में अभी मैं आपके लिए लिख के आऊंगा, वो है पैराजंबल। पैराजंबल इसको सॉल्व करने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, तो शायद मैं अगर आपके सामने यहीं सॉल्व करूं तो आपको भी मेथड्स पता चलने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पैराजंबल देख लो, इसको आपसे सॉल्व होती है क्या पहले देख लो झट से, नहीं तो फिर मैं बताता हूं कैसे करना है।
ठीक है, आई गिव यू 2 minutes, गो थ्रू इट। जमा कुछ, चलो अगर नहीं हुआ होगा तो फिर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, या फिर अगर हुआ होगा तो आंसर चेक कर लो। देखो, जब आपके सामने ऐसा पैराजंबल आता है तो ट्राई करो कि पहले लाइन से शुरुआत का थोड़ा सा पढ़ना है। देखो अभी क्या करना है, सबसे पहले अब यहां पहली लाइन में क्या दिया है, दीज इनोवेशंस। इससे आपको क्या पता चलता है कि एक चीज दीज, अगर ये वर्ड पहले आ गया है मतलब ये सेंटेंस पहला तो पक्का नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इस पे नजर डालो, नजर डालना है, पढ़ना नहीं है। दीज इनोवेशंस हैव रिवॉल्यूशनराइज्ड द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मतलब कोई इनोवेशंस के बारे में बात हो रही है, वो इनोवेशंस इसके पहले आएंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको कुछ नया इनोवेशन होता हुआ दिख रहा है तो वो सेंटेंस इसके ऊपर डालना है। ये पढ़ते पढ़ते ध्यान लगाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, स्पेशली द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने यहाँ टेक्नोलॉजी पढ़ा तो पहले क्लिक हुआ कि अरे ये तो ऐसा सेंटेंस है जो सीधा नाउन से शुरू हो रहा है, तो ये सेंटेंस शायद पहला हो सकता है, ऐसा लगा। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ना शुरू किया, स्पेशली द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, क्योंकि पहला लग रहा था इसलिए पूरा पढ़ना मैंने ट्राई किया, हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन है, क्योंकि दिस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो ढूंढना पड़ेगा पहले। अब मतलब ये सेंटेंस पहला तो पक्का नहीं है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज जिस सेंटेंस में आएगी उसके बाद ये आएगा पक्का, ठीक है। सी देखते, विद दिस रैपिड शिफ्ट, अब फिर से वही है, दिस रैपिड शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो ये सेंटेंस भी पक्का वो पहला नहीं है, इसलिए आई एम नॉट रीडिंग दिस सेंटेंस नाउ, तो देखूंगा मैं बाद में, अभी नहीं, जल्दी कर रहा हूं। डी, ओवर द पास्ट डेकेड देयर हैज बीन, अब ये ओवर द पास्ट डेकेड मतलब पिछले दशक से। जनरली ऐसा होता है कि अगर कुछ हम लिख रहे हैं तो वो वहां से शुरू करते हैं हम लोग, पिछले दशक से ऐसा होते आ रहा है, और फिर आगे की बात हम बताते चलते। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये पहला हो सकता है मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ आई थिंक ये तो नहीं है, ये हो सकता है, इसलिए अभी इसको पूरा पढ़ूंगा। ओवर द पास्ट डेकेड देयर हैज बीन अ रिमार्केबल चेंज, चेंज इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, देयर हैज बीन अ रिमार्केबल चेंज इन द वे बैंक्स ऑपरेट एंड सर्व देयर कस्टमर्स। बैंक्स जिस तरह से ऑपरेट करती है या अपने कस्टमर्स को सर्व करती है, उसमें एक रिमार्केबल चेंज आया है। अब ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये और ये सेंटेंस रिलेटेड होंगे, पर एक बार मैं फिर भी यहाँ नजर डालना चाहूंगा इन दो सेंटेंसेस। हाउएवर ग्रोइंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, अब ये हाउएवर से क्या पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही सेंटेंस पूरा पढ़ा, ये और ये दूसरा, दो ही पढ़े हैं। अब यहाँ पे नजर डाल रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये लग रहा है शायद ये पहला हो। हाउएवर द ग्रोइंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो ब्रॉट कंसर्न्स। हाउएवर का मतलब ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर टेक्नोलॉजी पे हो जाए तो पहले टेक्नोलॉजी पे बात होगी, फिर डिपेंडेंसी वगैरह की बात होगी, तो इसको बाद में देखेंगे। एफ में क्या बोला है, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, अब यहाँ पे वापस आ गया दीज चैलेंजेस, यानी ये सेंटेंस कहीं तो भी चैलेंजेस दिए होंगे, उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। तो जो सेंटेंस में चैलेंजेस दिखेंगे उसके बाद अपन ये सेंटेंस डालेंगे, ठीक है। तो अब एक आइडिया आ गई, मोटा मोटा सिर्फ नजर डाल रहा था, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये पहला सेंटेंस लग रहा था, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे।
ओवर द पास्ट डेकेड देयर हैज बीन अ रिमार्केबल चेंज इन द वे बैंक्स ऑपरेट एंड सर्व देयर कस्टमर्स। शायद डी पहला हो, अभी डी ले लिया। नेक्स्ट मुझे ये रिमार्केबल चेंज और ये ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये रिलेटेड लग रहे थे, तो नाउ आई रीड द बी वाला फर्स्ट, क्योंकि ये तो बाद में आएगा। टेक्नोलॉजी स्पेशली द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोला है कि यहाँ पे एक चेंज हुआ है और इसमें किसने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है? टेक्नोलॉजी ने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है ना। यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल ने पूरी सिस्टम से ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो बी वाला सेंटेंस डी के नीचे लग रहा है, सॉरी बी। और याद रखना हमेशा जगह रखो बीच में, एडजस्टमेंट के लिए जगह होना। नेक्स्ट, अब ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात चल रही थी तो ये सेंटेंस पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। विद दिस रैपिड शिफ्ट, ये रैपिड शिफ्ट होने की वजह से कस्टमर्स आर नाउ एबल टू मैनेज देयर अकाउंट्स, मेक ट्रांजैक्शंस एंड अप्लाई फॉर लोन्स ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें अभी कस्टमर्स कर सक रहे ये रैपिड शिफ्ट की वजह से। ये तो पक्का लग रहा है सी की बी के नीचे आएगा, एकदम पक्का बिल्कुल लग के ही आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं, पर उसके नीचे आएगा। तो सी नीचे लगा लिया, सेट कर लिया सी को यहाँ पे, ठीक है। अब एक अगर आपको ध्यान में होगा कि हमने देखा था दीज इनोवेशंस, क्लिक होना चाहिए आपको कि हमने कुछ नई चीजें यहाँ पे देखी है। मैनेज देयर अकाउंट्स, मेक ट्रांजैक्शन, अप्लाई फॉर लोन, तो इसमें नई नई चीजें आई है। तो दीज इनोवेशंस वाला इससे रिलेटेड होगा, देखेंगे पढ़ के। दीज इनोवेशंस हैव रिवॉल्यूशनलाइज्ड फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मेकिंग बैंकिंग मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट। और इससे बैंकिंग ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल हुई। ए वाला सेंटेंस आपका यहां बैठेगा। अब ये ई और एफ का क्या करना है देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक देखो, यहां तक सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। अब हाउएवर का मतलब क्या होता है? लेकिन। तो ये पहले आने का चांस ज्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इससे ये सेंटेंस शुरू हो रहा है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस मतलब चैलेंजेस ऊपर की लाइन में होने चाहिए थे, पर अभी तक तो कोई यहां पे चैलेंजेस वाला सेंटेंस मिला ही नहीं। तो ये सेंटेंस पक्का इसके नीचे होगा क्योंकि दो ही सेंटेंस बचे। देख लेंगे इसको पढ़ के। However, the growing reliance on technology has also brought concerns regarding data privacy and security. जिससे अब इससे क्या हुआ है? डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी में की कंसर्न्स बढ़ी है, चिंताएं बढ़ी है। मतलब ये सेंटेंस नीचे बैठेगा और एफ वाला सेंटेंस देखो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ये चैलेंजेस हो गए। अब बाद में लिखेंगे अपन, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस it is clear that digital age has fundamentally changed the way people interact with financial institutions. पर ये होने के बावजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आजकल लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो सारा बदल चुका है। तो ये आपका सेंटेंस आएगा लास्ट में। दिस विल बी योर सीक्वेंस DBCAE। समझ गए? तो ऐसा करके पैराजंबल सॉल्व करना है। जनरली आपका एक रीडिंग में ही वो सॉल्व हो सकता है अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, अभी यहीं रुकेंगे और आपको क्या करना है, वो क्लोज टेस्ट के आंसर्स और जो हमने एडिटोरियल पढ़ा उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स देने हैं, ठीक। चलो स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी